सईद काजी साहब, ये है ना कि इमरान खान ने इस निज़ाम के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा है और सबको एक्सपोज कर दिया है, तो आपको नहीं लगता कि गेम तो अभी भी हुकूमत के ही हाथ में लग रही है? सर, आप कैसे समझते हैं कि हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं है इस वक्त? मैं इसको एक और अंदाज में भी सोचता हूँ, मुमकिन है मेरी बात अच्छी ना लगे। इमरान खान अगर ये ना होते, कोई और होता इस बुरान में, तो कोई ना कोई जिस तरीके से ये रियासत को या हुकूमत को चला रहे थे, किसी शख्सियत को भी उछाल सकती थी तारीख, लेकिन उसने इमरान खान को उछाल दिया। तो चुनाचे अब उसका रास्ता, पहली बात यह कि बेंच फिक्सिंग की इस्तेलाह सबसे पहले किसने इस्तेमाल की थी? वो कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बेंच फिक्सिंग की इस्तेलाह इस्तेमाल की थी? बात यह है कि बड़ी सीधी सी है, कुछ समझना मुश्किल नहीं है। यहां दो बड़े धड़े जो हैं, और खास तौर पर जब से ये कारोबार और सियासत इकट्ठे हुए हैं और कारोबार माल बनाने का धंधा बना है, तो जज भी अपने चाहिए, हमें फिर जो है वो जस्टिस कयूम मलिक भी चाहिए जी, और फिर ये है कि हम चढ़ भी दौड़ेंगे। इसी तरह जिस तरह मेरा भाई आमिर इलियास राना कह रहा है कि वो इंतजार करते होते थे, चले ये भी यकीनन हो सकता है और हुआ होगा। सवाल क्या है? सवाल ये है कि यहां बेसिकली इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ये एक डिसफंक्शनल सिस्टम हो चुका है जी। इसमें ये जाती और एक कारोबारी लड़ाई बन चुकी है। नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। जरा ग्राउंड रियलिटीज पे बात करते हैं ना। हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी तो ये 26वीं आईनी तरमीम ही है। जरा तसव्वुर कीजिए काजी साहब कि अगर 26वीं आईनी तरमीम से पहले ये सारे मुकदमात लग जाते समाअत के लिए, तो क्या मंजरनामा होता फिर? मैं सिर्फ एक फिक्रा बोल लेता हूं अलामती और इशाराती तौर पर जी। आज रियासती वेंटिलेटर उतार लें तो हुकूमत किधर है? हु इज कॉलिंग द शॉट्स? क्या कहानी है यार? हम चले जो भी हमारे नहीं देखें, हमेशा शायद इतना इस तरह भी नहीं था। वो ये मैं तो ये कहता हूं कि हम बड़े खुश हुए थे, वोट को इज्जत देनी है। अब यही हालत अदालत की है। अदालत अब बन चुका है अखाड़ा। साडा बंदा थेरी, ये साडा बंदा थेरी जो है ना, ये डॉक्टर हैं बहुत मशहूर इशफाक हसन खान साहब, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करता साडा बंदा थेरी। साडा बंदा लगेगा तो फिर ठीक है, ये साडा बंदा नहीं लगेगा तो हम चौक पे भी खड़े होंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे भी जाएंगे, चाहे कोई पार्टी हो, बारिंग साइड एनी पॉलिटिकल डिवीजन्स। हम जाके नारे लगाएंगे, धमकियां देंगे, सस्सों सौरों की बात करेंगे, टेलीफोनों की बात करेंगे, व्हाट्सएप की बात करेंगे, अनटिल अनलेस साडा बंदा ना लगे। यही इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके देखे। इस तरह नहीं सोसाइटियां चलती, समाज इस तरह नहीं चलते। बहुत बड़ा बुरान था, आपने शुरू में कहा अमेरिकी रियासत का बहुत बड़ा बुरान था, मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने गिव इन कर दिया। उन्होंने एक बड़ी तबाही को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वहां के अपने डायनामिक्स। नहीं, महदर पंजौता साहब, आपके ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह की हम बात कर रहे थे, आप समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी दरख्वास्त को फुल कोर्ट को ही सुनना चाहिए? वैसे तो जुडिशल कमीशन में अब वो अकेले ही रह गए हैं, शायद इसीलिए खत भी लिख रहे हैं और हल्का फुल्का तंज भी हो रहा है, तो आप समझते हैं उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। देखें, पहली बात यह है कि 26वीं तरमीम की बात की गई है, जहां पर राना साहब भी फरमा रहे थे। उनके मौक़िफ़ की भी बात मैं करूं तो ये जो चीज़ है 26वीं तरमीम जिस सूरत हाल के अंदर की गई है और जिनके लिए की गई है, अदलिया को कंप्रोमाइज़ करने के लिए की गई है, वो पूरी दुनिया ने देखी जी। और जिस पार्लियामेंट के पास अवाम ने इख्तियार ही नहीं दिया, वो कैसे कोई तरमीम कर सकती है, कैसे कोई बिल ला सकती है? सबसे पहले तो देखना है कि जो धांधली ज़्यादा दरखास्तें वो डाका डाला गया है, जो उन पर पटिशनें डाली गई हैं, उनको डिसाइड किया जाए और अवाम का मैंडेट अवाम को दिया जाए। इसके लिए हम एहतजाज भी करते हैं जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। अब 26वीं तरमीम के अंदर यही मसला था कि कुछ चंद लोग जो चाहते थे कि अदलिया उनके मुताबिक चले, और वही किया कि 26वीं जब तरमीम हुई तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब बनाया गया तो उसके अंदर भी अपनी मर्जी के जजेस का इंतखाब किया गया। वहां पर सीनियोरिटी वाला प्रिंसिपल हो गई है, और वही देखा तहरीक भी हमें नजर नहीं, आपका रास्ता रोके वही बेंच जज मंसूर साहब थे,
हाँ। देखिए सीनियर जज मंसूर साहब थे जिनको चीफ जस्टिस होना चाहिए था, और जब आपने अपनी मर्जी के मुताबिक मुल्क को चलाना है, अपनी मर्जी के मुताबिक कानून साजी करनी है, तो फिर आप अपनी मर्जी की फैसले लेने के लिए ऐसे बेंच बनाएंगे जिनके सामने ये सब तमाम मेरे सवाल का जरा जवाब दे दें। साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। पिछले शो में ना आपके पीटीआई के ही वकील हैं फैसल चौधरी, वो जुमे को हमारे साथ शो में थे और वो ये कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। वो कहते हैं पिटिशनर को ये मुतालबा करना चाहिए, जज खुद ये मुतालबा नहीं कर सकता या नहीं करना चाहिए उनको। तो इस पे पीटीआई का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है? जो वो खत उन्होंने लिखा वो मुनासिब है या नामुनासिब है? देखें, सिस्टम के अंदर रहते हुए अगर कोई जज जो है वहां पर आवाज उठा रहा है, या अगर कोई हाई कोर्ट के चेंज जजेस ये लिख रहे हैं कि मुदाखलत हुई है हमारे मामलात के अंदर और इसे सुना जाए, तो वो इख्तियार रखते हैं, वो बात कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का आईन आपको देता है, यहीं कहीं पर कोई गलत काम होता है तो आप इशू उठा सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो बात की है कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो समाअत करने जा रहा है उससे पहले 26वीं तरमीम डिसाइड कर ली जाए, क्योंकि देखना ये है कि क्या इसका इख्तियार है भी कि नहीं। अगर डिसाइड होता है जनाब 26वीं तरमीम कलअदम करार होती है, तो फिर तमाम फैसले जो हैं उनकी तो कोई वक़्त ही नहीं है। और आज तक वो दरखास्तें इससे पहले क्यों नहीं लगाई गई? जब 26वीं तरमीम हो गई उसके बाद ही जाकर आपको दरखास्त। अच्छा, वाज़ेह अल्फाज में बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या लग रहा साफ होने जा रहा है? चूंकि अगला हफ्ता जो है वो काफी अहम है और कई आईनी बेंचेस बन गए हैं। देखें, इंसाफ बिल्कुल हमें नहीं समझ आ रही, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट इजलास बनना चाहिए, और जब वो फुल कोर्ट इजलास बनेगा वो डिसाइड करेगा, फुल कोर्ट बनेगी वो डिसाइड करेगी वहां पर बैठ के कि क्या ये 26वीं तरमीम ठीक थी या नहीं थी, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। और जहां पर बात की गई है कि जनाब चैम्बर से तमाम जजेस लिए जाते हैं, तो मेरा ख्याल में राना साहब ये बड़ा इशू हर प्रोग्राम के अंदर उठाते थे। तो अब जो लिस्ट एक सामने नजर आई है जो नॉमिनेट किए जा रहे हैं जजेस, उनका जरा मुआयना कीजिए कि कौन सा जज जो है वो किसके चैम्बर का है, किसके ग्रुप का है, कौन साबिक सदर किसी ग्रुप के साथ एफिलिएशन रखता है, किसका रिश्तेदार आ रहा है, किसका दोस्त आ रहा है, किसके ग्रुप का बंदा आ रहा है, क्या वो मेरिट पर हो रहे हैं। और मंसूर साहब ने ये भी नुक्ता उठाया कि इसके लिए भी रूल्स बनने चाहिए। उन्होंने कहा पहले रूल्स बनने चाहिए। उठा रहे हैं वो गलत है। राइट, सईद काजी साहब बात करें ना, अब टाइम है, अब बात करें, अब उठाएं कि क्यों चैम्बर से लिए जा रहे हैं, क्यों आपके ग्रुपों के लोग जो हैं वो आकर जस्टिस साहबान बन रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा हम होने देंगे, इसलिए हम एहतजाज करते हैं। बिल्कुल ठीक। सईद काजी साहब, ये है ना कि इमरान खान ने इस निजाम के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा है और सबको एक्सपोज कर दिया है, तो आपको नहीं लगता कि गेम तो अभी भी हुकूमत के ही हाथ में लग रही है? सर, आप कैसे समझते हैं कि हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं है इस वक्त? मैं इसको एक और अंदाज में भी सोचता हूँ, मुमकिन है मेरी बात अच्छी ना लगे। इमरान खान अगर ये ना होते, कोई और होता इस बुरान में, तो कोई ना कोई जिस तरीके से ये रियासत को या हुकूमत को चला रहे थे, किसी शख्सियत को भी उछाल सकती थी तारीख, लेकिन उसने इमरान खान को उछाल दिया। तो चुनाचे अब उसका रास्ता, पहली बात यह कि बेंच फिक्सिंग की इस्तेलाह सबसे पहले किसने इस्तेमाल की थी? वो कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बेंच फिक्सिंग की इस्तेलाह इस्तेमाल की थी? बात यह है कि बड़ी सीधी सी है, कुछ समझना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ दो बड़े धड़े जो हैं, और खास तौर पर जब से ये कारोबार और सियासत इकट्ठे हुए हैं, और कारोबार